बाद आज 2026 यानी कि नए साल का आज पहला दिन है। आप सभी को ढेर सारी मुबारकबाद और हम ये उम्मीद करते हैं, डीप लाइव की पूरी टीम ये उम्मीद करती है कि आप सबका नया साल आने वाला बहुत ही सुकून, आराम से गुजरे और आपने जो उसको लेकर कामनाएं की है वो तमाम पूरी हों। हम देश में क्या कुछ चल रहा है इस और कल से जिस तरह की खबरें और कंटेमिनेटेड यानी प्रदूषित पानी पीने से अब तक 14 लोगों की जान चली गई है और कई सौ लोग यानी कि तकरीबन 150 लोग बताए जा रहे हैं कि अस्पताल में भर्ती हैं। कैलाश विजयवर्गीय जो कि मंत्री जी हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी, उनसे जब सवाल पूछा गया तो देखिए वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से वीडियो वायरल है, सुनिए आप कैलाश विजयवर्गीय को और उस पत्रकार को खासतौर पर जिसने ये हिम्मत दिखाई है। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है आप? मैं तो जाऊँगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया करो, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। तो आपने देख लिया कि किस तरह से अब कैलाश विजयवर्गीय के साथ जो है, मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहती लेकिन अब आपने सुन लिया है, घंटा मंत्री जो है उनके नाम के साथ अब चस्पा हो गया है। वो उन्हें लग रहा था कि इस पत्रकार को वो डरा धमका लेंगे, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उनको ये अब लग गया है कि देश में अब कोई सवाल नहीं पूछ सकता है, उनकी बापौती है, वो जो चाहेंगे करेंगे। लेकिन एक पत्रकार अगर आंख में डाल के सवाल पूछ ले तो आप देखिए क्या कुछ हो जाता है। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने बाकायदा तौर पर माफी मांगी है। माफी मांग के ये कहा है कि 2 दिन से वो सोए नहीं थे, इसलिए उनके मुंह से कुछ भी निकल रहा था। तो आप सोच लीजिए कि, लेकिन मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो अब दिखाने जा रही हूं जो कि अमित शाह से जुड़ी हुई है। आपको पता है कि लगातार अमित शाह पश्चिम बंगाल में एक्टिव नजर आ रहे हैं। वहां पर उन्होंने पत्रकारों से बात की और पत्रकार ने जब उनसे सवाल पूछ लिया, वो सवाल जो दावे बीजेपी की तरफ से किए जाते रहे हैं उसको लेकर ही, तो देखिए कैसे हक्का बक्का तुम करते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं। सुन लीजिए इसको भी आप। गृह मंत्री जी नमस्कार, राजू चक्रवर्ती वर्तमान। मेरा 2 प्रश्न है। एक करो। अच्छा, 2014 के बाद आप जब पार्टी और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे संस्कार लाए, 75 साल के बाद कोई भी लीडर या फिर मंत्री हो उसको मार्गदर्शक के भूमिका में जाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है अभी हाईएस्ट लेवल पे जो भी है पार्टी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, वो 75 साल हो गया, उसको अपने आप वानप्रस्थ में जाना चाहिए? चलिए मैं बुलाकर आपको बताऊंगा। तुम बंगाल की चिंता करो भैया, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो? तो देखिए कितना सिंपल सा सादा सा सवाल था, उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। 2 की जगह कहने लगे 1 पूछो, क्योंकि उनको पता था कि उसका जवाब भी पता नहीं वो दे पाएंगे कि नहीं। और जब बहुत सिंपल सा सवाल जो खुद रूल जो है लागू किया गया है उसको लेकर कई नेताओं को मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया गया है, तो देखिए क्या कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। जो दूसरों की पार्टियों पर सब पर सवाल खड़े करते रहते हैं, जब उनसे सवाल पूछ लिया एक पत्रकार ने और कोई ऐसा क्रांतिकारी कोई सवाल नहीं था, तो उस पर भी किस तरह से वो क्या कुछ जवाब उन्होंने दिया है, जवाब भी नहीं दिया है और क्या कह रहे हैं वो आपने सुन लिया। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि पूरे देश भर में जिस तरह से जनता अब जाग रही है वो भी आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। चाहे अंकिता भंडारी का मामला हो या फिर आप देख लीजिए कुलदीप सिंह सेंगर का मामला हो, अरावली का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दे पर, या फिर दिल्ली जिस तरह से आबो हवा जिस तरह से खराब है उस सब को लेकर देखिए आप, जनता अब जाग रही है। जनता सरकार से सवाल पूछ रही है और अब पत्रकार भी सवाल पूछ रहे हैं। अब अर्नब गोस्वामी भी हैं, इन्हीं से जुड़े हुए एक पत्रकार, वो भी आजकल सवाल पूछने का उन्हें कुछ भूत सवार है। अब उसको लेकर अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन हो सकता है उनका कोई काम जो है अधूरा रह गया हो जिसके ऊपर वो प्रेशर बना रहे हो, जिसलिए किया जा रहा हो, ये टीआरपी उनकी गिर रही हो, लेकिन फिलहाल वो भी सवाल पूछ रहे हैं जो चर्चा का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और गोदी मीडिया में भी आपस में ही जो टसल नजर आ रही है वो भी सामने है। तो 2026 मोदी जी के लिए
कितना घातक होने जा रहा है। क्या मोदी जी को संभल के रहने की जरूरत है, सरकार को संभल के रहने की जरूरत है। जनता का गुस्सा, पत्रकारों के सवाल, कैसे हैंडल करेंगे ये सब कुछ, क्योंकि 12 साल से तो ये आदत है नहीं उन्हें ये सब कुछ देखने की। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं स्क्रीन पर, आप मेहमान को ले आइए। मेरे साथ अरुण दीक्षित जी हैं, जाने माने पत्रकार हैं। पत्रकारिता को उन्होंने कई दशकों से देखा, आंका है, और उनसे बेहतर इन तमाम चीजों को कौन समझ सकता था, इसलिए मैंने उनको आज आमंत्रित किया। अरुण जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। अरुण जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी, 2026 कितना घातक मोदी जी के लिए होने जा रहा है। एक तरफ जनता जाग रही है, दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि पत्रकार भी अब सवाल पूछ रहे हैं। क्या अति हो गई है? देखिए उषा जी, सबसे पहले जो गृह मंत्री जी मंगलवार को, आज से मतलब 2 दिन पहले, एक दिन निकल गया है, जब वो बात कर रहे थे, तो आप देखिए क्या दुर्भाग्य है इस देश का। गृह मंत्री की जो शैली है निहायत बेहुदा और अपमानजनक है। पूछो, ये शालीन भाषा नहीं है। ये किसी देश के 150 करोड़ के देश के गृह मंत्री की भाषा नहीं है किसी मीडिया कर्मी से बात करते हुए। अगर 2 सवाल पूछने की बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति ने, जिस पत्रकार ने सवाल पूछा, वो नॉन हिंदी भाषी होते हुए भी, बंगाली भाषी होते हुए भी, वो कितनी शालीनता और सभ्यता से सवाल पूछ रहा है। और गृह मंत्री जो है वो, उनका घमंड टपक रहा है। और जवाब यह है कि आप बंगाल देखो। हमारा काम एज ए जर्नलिस्ट सब कुछ देखना है। अब जवाब तो दो कि आपने बड़े फैनफेयर के साथ, बड़े हंगामे के साथ कहा था कि 75 साल में सब मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, अडवाणी, जोशी और तमाम लोगों का आप कैरियर खा गए। अब कहाँ है जब अपना नंबर आया? लेकिन जवाब ही नहीं दिया। और दूसरी चीज यह है कि जो अहंकार है गृह मंत्री का, वो बहुत साफ दिख रहा है। इस सबके बीच जो सबसे बड़ी और उम्मीद की किरण है वो है सवाल। बंगाल में ही सही, देश में सवाल तो पूछा गया। अन्यथा तो आप समझिए, आप भी देख रही हैं, मैं भी देख रहा हूं, करीब 4.5 दशक होने को आए हैं मुझे। देश के सबसे बड़े समाचार संस्थान के साथ मैं जुड़ा रहा हूं। ऐसी परिस्थितियां पहली बार बनी है कि कोई भी पत्रकार सवाल, या तो उन्हें मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो कभी मीडिया से मिलते नहीं है। और मंत्रियों की भी स्थिति है कि वो मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री से ज्यादा व्यस्त समझते हैं और वो पत्रकारों से बात रूबरू होते नहीं। और मुझे लगता है कि अगर बंगाल का मामला नहीं होता तो हमेशा मीडिया के सामने नहीं जाते, क्योंकि बंगाल में इतनी मुश्किल है तो वहां अपनी बात कहेंगे। और क्या कहा था उन्होंने बंगाल में? उन्होंने ये बताया कि हमने तय कर लिया है कि हमारी 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी और 15 अप्रैल 2026 को हम 2/3 बहुमत से आ जाएंगे। कभी भी किसी भी लोकतांत्रिक देश में इस तरह के दावे कभी कोई करता है? और वो कौन? भाई, आप गृह मंत्री हो, चुनाव का ऐलान आप कैसे कर सकते हो? चुनाव आयोग कहाँ है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सवाल जब आता तो आगे सवाल ये भी पूछा जाता है कि आप कैसे ऐलान कर रहे हो? अभी चुनाव आयोग ने नहीं बताया कि SIR कंप्लीट हो गया, डिटेल नहीं दी है, उसकी पूरी जानकारी नहीं दी, और आप आए, आपने अपनी जीत और सब कुछ बता दिया। ये जो चीज है, चुनाव आयोग का काम करने गए थे गृह मंत्री, उनसे जरा सा सवाल उनकी पार्टी को लेकर पूछा गया, तब उन्होंने जो जवाब दिया वो वीडियो आपने दिखाया। एक और पत्रकार ने सवाल पूछा तो इतनी बदतमीजी से कहते हैं कि आप क्या भाभी के ख्याल में खोए थे, हम तो इसका जवाब दे चुके। ये व्यक्तिगत तौर पर ये इंसल्ट है। ये देश का गृह मंत्री कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सवाल पूछे जा रहे हैं, और सवाल जब पूछे जाने लगेंगे, सवाल शुरू हो जाएंगे, फिर उन्हें रोक पाना मुश्किल होगा। ये सवाल, ये एक उम्मीद की किरण है बुशरा जी। ये जो है, भले ही वो उम्मीद की किरण मध्य प्रदेश के इंदौर और बंगाल के कलकत्ते से आई हो, लेकिन आई तो है। सवाल तो उठा, पूछा तो गया, जवाब नहीं दिया, अलग बात है, ये उनके ऊपर है, क्योंकि कोई धक्का मार के तो या गर्दन पकड़ के सवाल का जवाब नहीं ले सकता। लेकिन दुनिया ने देखा कि आप सवाल का जवाब, उन सवालों का जवाब नहीं दे रहे हो जिनके जवाब आपके पास नहीं है, जिन पर आप बोल नहीं सकते। तो ये जो शुरुआत हुई है, इसको मैं एक बहुत शुभ संकेत मानता हूं।
कैलाश लोग विजयवर्गीय के अहंकार को आप कैसे देखते हैं? आखिर इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है? एक पत्रकार एक जनता का सवाल पूछ रहा और नॉर्मल सवाल है, ऐसा नहीं है कि कोई इन्होंने बहुत ही कोई ऐसा सवाल पूछ लिया था जिसका जवाब देना उनको मुश्किल था। लेकिन जाहिर सी बात है, जब आप ये सोच बैठे हो कि हमें तो सत्ता ऐसे ही मिल जाएगी और हमें क्या जरूरत है कोई काम वाम करने की, और तब फिर पत्रकार कोई सवाल पूछ रहे, तो ऐसा ही होता है। आज 2026 का पहला दिन है, हम यहाँ बैठे हुए हैं और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 2047 की बातें और ना जाने क्या क्या। अब ये कहा जा रहा है कि भाई हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए हैं, जापान को हमने पीछे छोड़ दिया है। तब ये बात कर रहे हैं, और उस वक्त आप ही के देश में छत्तीसगढ़ की एक तस्वीर देख रही थी जहां पर चारपाई को उल्टा करके मरीज को लेकर जाया जा रहा है। इंदौर जैसे शहर में आप देखिए कि 14 लोगों की दूषित पानी पीने से, यानी साफ पानी मुहैया नहीं करा पा रहे हैं आप, उनसे मौत हो जाती है। और फिर मंत्री का ये अहंकार, ये कहां से, इनको क्या ये सोच बैठे हैं कि इनको कोई सत्ता से हटा नहीं सकता? और उस पत्रकार की हिम्मत फिर। बुशरा जी, मैं माफ कीजिएगा, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देंगे। उत्तर प्रदेश से आप भी आती हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि घर में मियाँ बीवी के झगड़े में जब बीवी पिट जाती है या बीवी दब जाती है या कमजोर पड़ जाती है तो वो बच्चे को ठोक देती है, पिटाई के लगा देती है। कैलाश विजयवर्गीय की स्थिति वही है। दरअसल आप ये समझिए कि ये घमंड और ये एक बड़ी खिसियाहट भी है। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के निर्विवाद नेता रहे हैं। उन्होंने सुमित्रा महाजन, जो 7-8 बार सांसद रही, लोकसभा अध्यक्ष रही, उनके घर बैठने में भी बड़ी अहम भूमिका निभाई है। तो कैलाश बहुत ताकतवर, मतलब आप समझिए कि जो उन्होंने जो वीडियो दिखा है अनुराग द्वारी से बात करते हुए, वो तो बड़ी छोटी चीज है। कैलाश तो बहुत कुछ करते रहे और वो घमंड सबने देखा है। लेकिन अब क्या स्थिति है, आज मध्य प्रदेश में जो स्थिति है वो ये है कि मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं, वो उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय का कद इतना नाप दिया है कि अब उनकी अपनी जमीन खोई जा रही है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, इंदौर का जो इलाका जहां ये दूषित पानी पीने की वजह से 14 लोगों की मौत हुई है और 200 के करीब अस्पताल गए, अभी भी बहुत सारे बीमार हैं, जिसमें छोटे दुधमुहे बच्चे भी हैं, 5 महीने का बच्चा, 9 महीने का बच्चा। ये इलाका भी कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा में आता है। और इससे और एक ऊपर की बात है कि नगरीय प्रशासन, जिसको लोकल बॉडी वाला जो मिनिस्ट्री है, जिसका काम है नगर पालिकाओं और उसकी देखभाल करना, उसके मंत्री भी कैलाश विजयवर्गीय हैं। तो आप 3 चीजें समझिए, उन्हीं की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, वही विधायक, वही मंत्री और इलाका उनका। और वहां स्थिति यह है कि जैसा वो पहले कह चुके हैं, दरअसल मध्य प्रदेश में मोहन यादव जो अपनी सरकार चला रहे हैं वो नरेंद्र मोदी के पैटर्न पे चला रहे हैं। उन्होंने सिवाय जैसे कि मोदी जी की कोई भी अगर कोई खबर या विज्ञापन होता है तो उनकी तस्वीर के अलावा कोई कुछ नहीं होता। मोहन यादव की तस्वीर, नरेंद्र मोदी की तस्वीर, इसके अलावा कोई मंत्री नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं। ये एक पैटर्न है। दूसरा बहुत मजेदार पैटर्न है, देश में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी मुख्यमंत्री जो कि स्टेट का हेड है वो कभी किसी जिले का इंचार्ज नहीं बनता है। लेकिन मोहन यादव ने सरकार बनने के बाद 2 साल पहले ये तय किया कि वो खुद इंदौर के इंचार्ज मिनिस्टर भी हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं, इंदौर के इंचार्ज मिनिस्टर भी हैं। और आप समझ सकती हैं कि जब इंचार्ज मिनिस्टर होता है तो उसकी मर्जी के बिना वहां पत्ता नहीं हिलता। इन सब चीजों ने कुल मिला के ये हुआ कि कैलाश विजयवर्गीय का कद एकदम इतना छोटा हो गया कि जो कैलाश विजयवर्गीय बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं, जो आपने कहा एरोगेंट और वो सब, उनकी हालत ये हो गई कि उनकी कोई सुनता नहीं है। ये स्थिति में आए तो जब परेशानी क्या है कि परेशानी ये है कि इंदौर में अफसर नहीं सुन रहे हैं, इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय की चल नहीं रही है, क्योंकि इंदौर के इंचार्ज मिनिस्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव है। पूरे ऑफिसर्स जो हैं वो सारे के सारे मोहन यादव की पसंद के हैं। और वहां बहुत कुछ है जो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, बहुत कुछ चल रहा है। अब ऐसे में जब जिम्मेदारी इनकी है, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि मुख्यमंत्री मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं। जो खिसियाहट जो मैंने कहा ना कि दुखी तो मोहन यादव से हैं, और सीधे सीधे शब्दों में कहें तो पिटे तो मोहन यादव से हैं, क्योंकि जो पानी की पाइपलाइन बदली जानी चाहिए थी, पार्षद
उस इलाके का जो इनका समर्थक है वो कहता रहा, वो नहीं बदली गई। तो उसमें क्या करें भाई? अनुराग द्वारी ने कोई गलत सवाल नहीं पूछा, उन्होंने यही तो पूछा कि आपने कहा था कि जिन लोगों को पैसे वापस किए जाने इलाज के, चूंकि उन्होंने जमा कराए, वो नहीं पहुंचे हैं और पीने के पानी का भी बंदोबस्त नहीं है। इसी में कैलाश विजयवर्गीय फट पड़े, क्या क्या सवाल पूछते हो? घंटा हो, अब पत्रकार को घंटा, तो घंटा तो अब इसमें एक और मजे की बात है कि मोहन यादव ने घंटा शब्द क्यों आया, क्योंकि वो उज्जैन के रहने वाले हैं, उनको भी घंटा बहुत याद आता है। उन्होंने अपने सारे मंत्रियों को ठीक मोदी जी की तर्ज पर घंटा बना दिया है। मंत्री सब घंटे की तरह लटके हुए हैं और उनकी सबकी घंटे बजाने वाली हथौड़ियां जो हैं, आपने भी स्कूल में पहले घंटा बजता था देखा होगा, तो वो हथौड़ियां मोहन यादव के पास हैं। जब मन होता है तब खुद बजाते हैं या आपने किसी से, तो वो जो परिस्थिति है, अपमान इतना ज्यादा है, चल नहीं रही है। आपकी ही सरकार है। कहां तो ये आए थे मुख्यमंत्री बनने, दिल्ली से आए थे, दिल्ली ने तय किया था, राष्ट्रीय महासचिव थे, 4-5 लोग और आए थे, तो सबके साथ मुख्यमंत्री बनने का सपना था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने किसको चुना? जो मोहन यादव बहुत जूनियर है। और ये भी विडंबना है कि मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय की राजनीति में बड़ा फर्क है। कैलाश बहुत सीनियर है। अब ऐसे में जो अपमान हो रहा है तो क्या करेंगे, कहां से जवाब दें? क्योंकि ये तो नहीं कह सकते, इतनी हिम्मत नहीं है जो कह दें कि मुख्यमंत्री मेरे एरिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं, अफसर मेरी नहीं सुन रहे हैं। ये बात कोई कांग्रेस ही कह सकता था, ये डरपोक भाजपा ही नहीं कह सकते। ये डर है उनको अंदर, वो तो उसका क्या है, उसके लिए वो गलत नंबर डायल कर गए। वो अनुराग द्वारी को, चैनल कोई हो किसी का भी हो, अनुराग को मैं तब से जानता हूं जब से उन्होंने पत्रकारिता शुरू की। हिम्मत, और मुझे लगता है कि ये अनुराग ने जो पहली बार किया है, ये जो चीज आई है सामने, ये एक नजीर बनेगी इस देश में। कैलाश विजयवर्गीय सच में घंटा बन गए हैं, उनका तो घंटा बज गया। और एक और संयोग है बुशरा जी कि अनुराग द्वारी बैद्यनाथ धाम के, जो जहां पर जैसे उज्जैन में ज्योतिर्लिंग है, वैसे हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, वहां से आते हैं और उनका परिवार उस मंदिर से जुड़ा हुआ, और वो पंडे हैं। उनके फादर एक बहुत अच्छे मैथ टीचर थे यूनिवर्सिटी में और बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन जो पंडागिरी का धंधा है, तो घंटा बजाने का काम तो अनुराग द्वारी के लोग करते रहे हैं। तो अब यहाँ जर्नलिस्ट के तौर पर उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय का घंटा बजा दिया है। और ये घंटे की आवाज, जो उज्जैन से जो आवाज उठी है, ये पूरे देश में नहीं दुनिया में गई है। सबसे मजे की बात है क्योंकि लोग एनडीटीवी के नए मालिकों से जोड़ रहे हैं, मैं उसको मालिक से नहीं जोड़ता, मैं अनुराग को जानता हूं। अनुराग की हिम्मत है, अनुराग वहां और कई, वहां पर आप नहीं पहचानते। मैं और ये भी देखिए अरुण जी कि इसमें पत्रकार ने ये बिना डरे हुए कि भाई उनको भी पता है कि अडानी का चैनल है और नौकरी भी जा सकती है अगर कुछ हुआ तो। जी नहीं, एक और बात है, वहां पर जो 4 और चेहरे हैं वो भी सब बड़े पत्रकार हैं, कोई एक शब्द नहीं बोला, कोई एक शब्द नहीं बोला, अकेले। और अकेले अनुराग ने न केवल मंत्री को उनसे तेज आवाज में जवाब दिया, बल्कि उनके साथ चल रहे लोगों को। क्योंकि आप याद करिए भाई, जब कुछ भी हो सकता था, अकेले अनुराग पर वो हमला कर सकते थे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि असलियत तो यह है कि पिटे तो मोहन यादव से हैं। मोहन यादव ने इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय की राजनीति लगभग खत्म कर दी है। वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और ये जैसा कि मोदी जी ने सबके साथ किया है, क्या राजनाथ, क्या गडकरी, क्या दूसरे मंत्री, तो जो उन्हें वही चीज चल रही है। मतलब आप सोचो कि विज्ञापन पूरे पेज का छपेगा, उसमें मोदी जी और मोहन यादव होंगे, वो खबर, वो विज्ञापन भले ही डिपार्टमेंट कैलाश विजयवर्गीय का हो, लेकिन उनकी तस्वीर नहीं होगी। तो ये जो खींच है, ये जो नया बीजेपी का पैटर्न है, इस पैटर्न ने जो आंतरिक आक्रोश पैदा किया है, वो उनके सामने तो नहीं निकल सकता है, तो पत्रकार के सामने निकला, और वो भी गलत पत्रकार के सामने निकल गया, जिसने उनसे दोगुनी तेज आवाज में उन्हें जवाब दिया। ये जवाब, यही धार उन पत्रकारों की हुआ करती थी 2014 से पहले, चाहे आप जैसे पत्रकार रहे हो जो बहुत सीनियर हैं, चाहे हम जैसे पत्रकार रहे हो जिन्होंने यूपीए 1 यूपीए 2 के दौर में, जब, और इसके अलावा भी जब तक सरकार मोदी की भी आई, उसके बाद भी जब तक सवाल पूछ सकते थे, उस
सो कॉल्ड गोदी मीडिया का हिस्सा बनकर तब तक पूछा और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से भी हम लगातार सवाल पूछ ही रहे हैं और हमारा जैसा चैनल जो है वो ये हिम्मत कर रहा है। सवाल ये भी है अरुण जी मेरा आपसे कि अभी क्या आपको लग रहा है कि एक तरफ पत्रकार वो जाग रहे हैं, ये अगर एक शुरुआत हुई है तो लग रहा है हो सकता है, ऐसी मैं उम्मीद कर रही हूं 2026 है क्योंकि, तो उम्मीद करें हम नए साल में कि ऐसी शुरुआत है और आगे ये सिलसिला जारी रहेगा, ऐसी हम उम्मीद करें। लेकिन दूसरी तरफ क्या आपको लग रहा है जनता भी जाग रही है? जब न्यू ईयर सब सेलिब्रेट कर रहे थे तब हमने देखा अंकिता भंडारी को लेकर किस तरह से लोग जो हैं वो हाथों में मशाल लेकर सड़कों पर निकले, या फिर आप देखिए चाहे कुलदीप सेंगर का मामला हो या फिर अरावली का मामला हो या फिर जो दिल्ली में प्रदूषित जिस तरह से आबो हवा है चाहे उसका मामला हो या और दूसरे मामले भी, जनता भी अब ऐसा लग रहा है कि खुलकर सवाल पूछ रही है, सड़कों पर आ रही है। तो क्या मोदी जी को 2026 में सावधान नहीं हो जाना चाहिए कि आप धर्म के इस पूरे जो आपने ये क्रिएट किया है, जो हम लगातार अब तस्वीरें और ज्यादा विभत्स देख रहे हैं, उसमें जो आप जरूरी सवाल है जनता के उनको खत्म नहीं कर सकते, वो आप तक आएंगे, अब अति हो रही है। बुशरा जी, सबसे बड़ी बात यही है कि जनता भी अपने यहाँ मतलब हम लोग तो गांव से, कई बार गांव की कहावतें बड़ी सटीक होती है कि 12 साल में तो घूरे के दिन, मतलब जहां कचरा डाला जाता है उसके भी दिन फिर जाते हैं, जगह बदल जाती है। यहाँ 12 साल में इन्होंने क्या किया सारे सिस्टम में, 1 मिनट में आपको बताता हूं कि यूपीए 1 और 2 में मैं दिल्ली में था, हम गृह मंत्रियों को, केंद्र के गृह मंत्रियों से सीधे कभी भी फोन पर संपर्क करते थे, कभी भी सवाल पूछते थे, चाहे मिस्टर चिदम्बरम हो जो हिंदी नहीं बोलते थे फिर भी जवाब देते थे, शिंदे साहब, पाटिल साहब, कभी ऐसा नहीं हुआ। और पार्लियामेंट के भीतर अगर मनमोहन सिंह जी कभी कहीं गैलरी में मिल गए, नमस्कार हुआ तो रुक के बात करते थे, ऐसा लगता नहीं था कि ये देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े लोग हैं। आज हालत यह है कि गली में पार्षद अगर बीजेपी का हो गया तो वो तो उसका घमंड, आप देखिए ना, गृह मंत्री आप, ये जवाब है कि क्या आप भाभी जी के बारे में सोच रहे थे जब मैं उत्तर दे रहा था? आप सिंपल ये कह सकते थे कि मैंने सवाल का जवाब दे दिया है। आप जब दूसरा सवाल पूछा गया तब आप ये भी कह सकते थे कि हमारी पार्टी की आंतरिक नीति है, हम इस पर आज यहां बात नहीं करेंगे। लेकिन आप भैया वो देख लो, बंगाल देख लो, ये जो तरीका ये लाए हैं, सवालों के जवाब देने की स्थिति में ये नहीं थे और इन्होंने नौकरियां खाई मीडिया की, लोगों को परेशान किया, जनता कहां से कहां पहुंच गई है। आपने जितने उदाहरण लिए, चाहे अरावली हो, चाहे अंकिता का केस हो, चाहे सेंगर का केस हो, लोग अब खड़े हो रहे हैं, लोग अब सवाल पूछ रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं। भाई आप देखिए, मीडिया का वो दौर भी है कि एक समय जब केजरीवाल की सरकार थी तो एक चैनल के मुखिया जो बहुत बड़े अब खिलाड़ी हैं, वो जो है तब कहते थे कि दिल्ली की हवा तो जो है वो कुछ किया ही नहीं जा रहा है। अब अरावली को कह रहे हैं कि अरावली जिम्मेदार है क्योंकि अरावली ने दिल्ली को कटोरा बना दिया है। तो इन्हें तो शर्म आती नहीं, मतलब ये तो पता नहीं कि अपना ही, अगर इनकी क्लिपिंग इन्हें दिखाएंगे आप तो ये क्या किस लेवल पे गिरे हैं। आज सबसे अच्छी बात यह है कि 12वां साल मोदी का, एक तो पहली चीज ये 26 से पहले 24 में ही जनता ने उनको बता दिया था, खासतौर पर यूपी की जनता ने। अब आप बिहार आपने लूट लिया, कोई बात नहीं, बंगाल आपको बताएगा कि आपकी लूट का जवाब जैसे लुटेरों के साथ होता है, जब गांव में घुसते थे क्या हालत बनाई जाती थी, वहां वो होने वाला है। ठीक ठीक बातें हुई हैं, जो बातें वहां हुई हैं, ममता बनर्जी ने सबका जवाब दे दिया है। अमित शाह जिस तरह से गए, वो सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या ज्ञानेश कुमार कहीं काम नहीं कर रहे हैं क्या, जो उन्होंने नहीं कहा जो वो कह रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं? क्या चुनाव आयोग गृह मंत्रालय में मर्ज कर दिया गया है? और इसके बाद एक और बड़ी चीज कल हुई, जो मीडिया के साथ साथ विपक्ष के लिए भी, सांसद अभिषेक बनर्जी टीएमसी के सांसद, उन्होंने ज्ञानेश कुमार के साथ हुई बातचीत के बाद एक्सपोज कर दिया है, पूरी तरह से बता दिया है कि तुम अपॉइंटेड हो, हम इलेक्टेड हैं, तुम जो कर रहे हो वो टेक्नोलॉजी तो बताओ। पूरा उनका चेहरे पर जो कालिक जो है ना, पूरी कायदे से रगड़ गई है क्योंकि वो जवाब नहीं दे पाए, धमकी दे रहे हैं। तो ये पूरा बदलाव का दौर है। मीडिया, अपोजिशन और पब्लिक तीनों खड़े हो रहे हैं। मीडिया में भले 2 लोग निकले,
बंगाल के साथी का नाम पता नहीं है, अनुराग द्वारी को जानता हूं, छोटे भाई की तरह है, और हमने सबसे कह दिया कि हम तुम्हारे साथ है, आधी रात खड़े हैं। मुद्दा यह कि बात निकली। अरुण जी, ये बताइए कि क्या ये अर्नब गोस्वामी का मामला आपको क्या लग रहा है? अर्नब गोस्वामी मैंने देखा रिसेंटली धुरंधर को लेकर भी, जो फिल्म है जिसमें आपको पता है कितना हेट प्रोपेगेंडा है मुसलमानों के खिलाफ, और जिस तरह की का वो जो पूरी फिल्म है जिसको लेकर लगातार चर्चाएं हैं, उसको लेकर सवाल उन्होंने उठाया है। उससे पहले अरावली को लेकर उठा रहे थे, कुलदीप सेंगर को लेकर उठा रहे थे। क्या पेमेंट की कोई देरी हुई है, या फिर आपको लग रहा है कोई जमीर जागा है, या गोदी मीडिया में भी आपस में कंपटीशन हो गया है कि आप उसको 15 करोड़ क्यों दे रहे हैं, आप उसको वो इंटरव्यू क्यों दिलवा रहे हैं, अच्छा ऐसा करेंगे तो हम आपसे फिर इस तरह से सवाल पूछना, हम पत्रकारिता करने लगेंगे, ये जुर्म भी करने लगेंगे, हम वो इस तरह की बातें क्या करने लगे, या फिर गिरती टीआरपी इसकी वजह है? क्या देख रहे हैं आप, या आपको लग रहा है जनता का मूड वो भांप रहे हैं? देखिए उषा जी, जनता का मूड नहीं भांप रहे। जो तीसरी बात आपने कही ना कि तुम्हें ज्यादा मिल रहा है उन्हें कम मिल रहा है, तो सारा खेल तो कैसे अर्नब गोस्वामी कैसे कहां से कहां तक उन्होंने सफर किया है अभी तक राजनीति पत्रकारिता में, वो राजनीति कर रहे थे। पूछता है भारत, चिल्लाना, भाई ये वही अर्नब गोस्वामी जिनके लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुल गया था, जिनके लिए कहां से कौन पैसे वाला है, एक नया चैनल खड़ा हो गया, सब हुआ है। अब और कोई वो नहीं है, इनकी आत्मा नहीं बदली, ना इनका जमीर जगा है, ये उतने ही नीच हैं जितने थे और गए हैं। मूल बात जो आपने कही पैसे का खेल है कि भाई उनको ज्यादा कैसे मिल रहा है। ये चाटकारों और दरबारियों में जो होड़ लगती है कि जो पैसा उछल रहा है वो मेरे पास पूरा क्यों नहीं आ रहा है, ये और कुछ नहीं है। ये फिर गिरगिट से ज्यादा रंग बदलने वाले लोग हैं। ये इनसे आप ये उम्मीद मत करिए कि इनकी पूरी जर्नलिज्म जो है वो मौका परस्ती की है और निकृष्टता की है। जो कुछ किया है, अगर ईमानदारी से इस देश में अगर जुडिशियल सिस्टम काम करे तो इनको तो जेल में ही रहना था, जैसी हरकतें ये कर चुके हैं। अब सिर्फ पैसे की बात है और कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि दूसरे किसी गोदी मीडिया हाउस को ज्यादा मिल गया होगा, क्योंकि वहां पर वो चीजें तो देखी जाती हैं, इसलिए अब पत्रकार बन गए, उसमें क्या है। बिल्कुल। एक लास्ट सवाल और उससे जुड़ा ये भी एक लोगों को ये पता चल रहा है कि इनको पत्रकारिता करनी आती है। 2014 से पहले ये लोग पत्रकारिता करते थे, ये सरकार से सवाल पूछते थे। 2014 के बाद ये चाटुकार बन गए, और चाटुकारी नहीं बने बल्कि इन्होंने देश के साथ एक तरह से गद्दारी की है। जनता के सवाल इन्होंने नहीं पूछे हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिनको कहा जाता है, उन्होंने उसको बिल्कुल मिसमार्क पूरी तरीके से कर दिया है। नफरत फैलाने, समाज में दरार पैदा करने, तमाम जरूरी मुद्दों से भटकाने, फेक न्यूज को फैलाने, इस सब के लिए यही लोग तो हैं जो जिम्मेदार हैं। तो इन्हें इस तरह से बख्शना, या इनको कोई किसी तरीके से सवाल पूछने लगे तो इन्हें कोई कुछ और समझ लेना, पत्रकार समझ लेना, ये भी नहीं करना चाहिए। जो मैं देख रही हूं बहुत सारे लोग इस तरह की बातें लिख रहे हैं। आखिरी मेरा सवाल अरुण जी संक्षेप में, कि क्या ये इन जैसे मंत्रियों को, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कैलाश विजयवर्गीय, क्या इनको ये लग रहा है कि इंस्टीट्यूशंस उनके कब्जे में है, जो राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं, जनता वोट करे ना करे हम तो जीत ही जाएंगे? और दूसरा, नफरत का जो पूरा तांडव हम देख रहे हैं, चाहे वो क्रिसमस पर हो, चाहे तलवारें बांटी जा रही हो, या फिर आत्मघाती दस्ते बनाने की बात की जा रही हो, खुले तौर पर लोगों की प्राइवेसी को जाकर एक तरह से बार्जिन किया जा रहा हो, क्या उनको ये लग रहा है ये सब करके हम एक तरह से लोगों को धर्म की अफीम एक तरह से चटा के अपना मतलब जो है वो हल कर रहे हैं, तो इसीलिए ये अहंकार जो है वो सर चढ़ कर बोल रहा है? क्या इसमें भी आपको लग रहा है कि 2026 आने वाला वर्ष जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है? देखिए बुशरा जी, आने वाला हर दिन महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज ये समझिए कि अब दुनिया की नजर हमारी हर गतिविधि पे, हमारे से मतलब भारत से। पिछले कुछ महीनों में जो गुजरा है हमारे देश के साथ, पाकिस्तान से लड़ाई हुई, हमारे साथ कोई नहीं था। 65 बार ट्रंप कह चुके हैं कि हमने लड़ाई रुकवाई। अब तो चीन ने भी कह दिया कि हमने रुकवाई, हमारी भी भूमिका थी। ये अलग बात है, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा था, दुनिया का कोई देश हमारे साथ नहीं आया। और आखिर में तो ये भी हो गया कि उन्होंने इसको टेरर एक्टिविटी माना ही नहीं, वो तो कहते हैं इंसर्जेंसी थी। और ये रिपोर्ट अमेरिका में गई है, जो इनके फ्रेंड है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह की टैरिफ ला दे भारत पर, कोई अभी तक कुछ नहीं बोला है। किसी भी स्थिति में न प्रधानमंत्री बोले हैं, न और कोई बोलने का तो सवाल नहीं उठता है।
मूल बात यह है कि इनको दिख रहा है, इन्होंने एक चीज का एजेंडा इन्होंने तय किया है, वो मैं आपसे कहूंगा जो मुझे समझ आता है भारत का नागरिक होने के नाते, कि इन्होंने चुनाव आयोग को जेब में रखे, चुनाव आयोग को जेब में रखे जब फैसले खुद कर लिए, अन्यथा देश का गृह मंत्री कौन होता है ये बताने वाला कि 15 तारीख को चुनाव हो जाएंगे? आयोग ने नहीं किया है। अब जो एजेंडा है संघ और मोदी का मिला जुला जो एजेंडा है वो ये है कि इलेक्शन मशीनरी को कब्जे में लेके पूरे देश में जिस तरह वो काबिज हो सकते हैं, वो जहां भी काबिज हो सकते हैं, जैसे असम, पूर्वोत्तर, त्रिपुरा, ये सब जगह हुए ना, उन सभी जगह काबिज होकर के फिर इन्हें आसान होगा देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। क्यों? चुनी हुई सरकारें ही नहीं की होंगी, सब कुछ वही होगा और बहुत ज्यादा कर लिया है। जहां जहां इनका हो सकता है, इनका षड्यंत्र वो है, षड्यंत्र चुनावी मशीनरी को पूरी काबू में करके अपने हित में परिणाम लाना, जैसा बिहार सबसे बड़ा उदाहरण है, वो सब करके देश के संविधान को बदलना और देश के पूरे ढांचे को बदलना। अब इसमें देश की जनता इन्हें सफल होने देगी कि नहीं? मैं मानता हूं कि नहीं होने देगी, लेकिन इनकी कोशिश यही है। और ये जो सीधे सीधे शब्दों में कहें तो देश का गृह मंत्री जो गुंडागिरी कर रहा है, कल परसों जब वो ये कह रहे थे कि बांग्लादेश से घुसपैठिए आते हैं, तो सवाल ये है कि 50 किलोमीटर के दायरे में, जब बॉर्डर से 35 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम, वहां तक जब बीएसएफ देख रही है तो घुसपैठिए आ कैसे जाते हैं? जिम्मेदार आप हो, घुसपैठिए आप लाते हो, और उन घुसपैठियों की आड़ में फिर आप बिहार में भी घुसपैठिया है, दिल्ली में भी घुसपैठिया है, गुजरात में भी घुसपैठिया, बंगाल में भी घुसपैठिया, पर आप पकड़ के बताते हो तो एक भी नहीं हो। अगर बिहार में आपने एसआईआर कराई तो कितने घुसपैठिए पकड़े? कुल मिला के इनका जो सीधा सीधा खेल है, अब इन्हें मालूम है कि जनता इनका साथ नहीं देगी, तो इन्होंने चुनावी सिस्टम पर कब्जा किया है। उसके जरिए ये मैंडेट अपने आप डिक्लेयर कर देते हैं। अन्यथा कभी आपने सुना ऐसा हो कि हम 15 अप्रैल को हम जीत जाएंगे? ये पूरा का पूरा षड्यंत्र ये मिलके कर रहे हैं। इनको दीवार पे लिखा दिख रहा है कि जनता साथ नहीं है, और इसलिए जल्दी में है, हड़बड़ाहट में है। बिल्कुल, और ये और साफ तौर पर दिख रहा है। और मैं माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ, वक्त की कमी है, और कंक्लूजन में इसी बात से ये करना चाहूंगी कि जनता का गुस्सा जो है वो फूट रहा है, पत्रकार आईना दिखा रहे हैं। मोदी जी, 2026 है, सावधान आपको रहने की जरूरत है, क्योंकि अति जो है वो अब हो चुकी है, और लग रहा है कि अब एक तरह से एक हो सकता है कि मैं ज्यादा पुरुम्मीद हो रही हूं, लेकिन एक नए सवेरा, एक छोटी सी किरण जरूर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, आपका समय देने के लिए और साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।